डॉक्टर मुख्तार खान साहब, आपको क्या लगता है ये जो खामनेई की धमकी सिर्फ धमकी भर है या फिर इसका कुछ मतलब भी है, या ये हम माने कि ये वो ईरान नहीं है जो आज से कुछ समय पहले था? उसने अपने एक रणनीति तैयार की, रणनीति तैयार हिजबुल्लाह को खड़ा किया, हमास को खड़ा किया, हुती को खड़ा किया, इराक में भी उसने शिया मिलिटेंट्स को खड़ा किया। तो एक तरीके से इसराइल को चारों तरफ से एक अपने एक फ्रंट आर्मी खड़ा करके घेरने की कोशिश की है। Ashutosh साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। शिव खान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपसे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। देखिए, ईरान का जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच था वो थोड़ा एक्सपोज्ड हो गया है। देखिए, लेवरेज की बात करते हैं, मतलब अमेरिका करोड़ों डॉलर खर्च करके पॉलिटिकल आउटकम्स नहीं हासिल करता। मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान में देख लें या इराक में, और ईरान बहुत थोड़े बहुत पैसे करके ऑन द चीप, यानी के मार्ट वॉलमार्ट वर्जन ऑफ हेजीमनी थी इनकी, यूजिंग प्रॉक्सीज, नॉट डायरेक्ट मिलिट्री डोमिनेंस। सस्ते में ये डोमिनेट करना शुरू कर दिए थे मिडिल ईस्ट, बिकॉज इसराइल के अलावा देयर इज नो मेजर पावर इन द मिडिल ईस्ट। इवन टर्की ईरान के साथ वाज नॉट स्टैंडिंग अप टू टर्की। इनफैक्ट आई हैव स्पोकन टू सम वेरी सीनियर पीपल इन टर्की, और वो भी हिजबुल्लाह से डरते थे। तो टर्की इंटरवेंशन इन सीरिया वो हिजबुल्लाह से डरा हुआ था। इनफैक्ट मुझे चिढ़ के उन्होंने कहा था, भाई तुम और इजराइल हिजबुल्लाह को नहीं हैंडल कर सकते हो तो हम कहाँ हैंडल कर सकते, यानी अमेरिका और इजराइल। तो मुझे बड़ा हैरत हुई थी कि दे वर दैट स्केर्ड ऑफ हिजबुल्लाह। लेकिन अब ये पिछले 2 हफ्तों में इजराइल हैज कंप्लीटली डोमिनेटेड द प्रॉक्सीज। अगर आप देखें जिस तरह से उन्होंने एक हानिया को मारा, IRGC जो ईरान का जो मोस्ट प्रेस्टिजियस फाइटिंग फोर्स है, उसके गेस्ट हाउस में इन्होंने जाके तेहरान लिटरली जो ख्वाब नरेंद्र मोदी देखते हैं घर में घुस के मारेंगे, ये लिटरली घर में घुस के मारा इन्होंने, इनक्रेडिबल। फिर उसके बाद नसरुल्लाह को मार दिया। सो एंड विद वेरी लिटिल कॉन्सिक्वेंस टू दैट, राइट। मतलब ये किसी ने जूता भी नहीं फेंका नेतन्याहू के तरफ इन रिटेलिएशन। So the Israeli leadership is all safe and intact, but हिजबुल्लाह की ईरान, so ईरान is beginning to dominate। दूसरी चीज ये है कि जो फलस्तीनियों के लिए जो सिंपैथी है वेस्ट में, वो ईरान और हिजबुल्लाह के लिए नहीं है। तो the Europeans really don't care। अगर हिजबुल्लाह चला गया तो they are quite happy with it। खत्म भी कर देते हैं, पूरे के पूरे को मार देते हैं, जब 20-25 तरह इन्होंने गाजा में किया। अगर वो लेबनान, एक्सेप्ट फ्रांस, नॉट मेनी यूरोपियन कंट्रीज आर केयरिंग। अगर आप कमला हैरिस का भी स्टेटमेंट देखें कि बेसिकली दे स्टार्टेड बाय सेइंग नसरुल्लाह इज अ टेररिस्ट, उस तरह से बात करें तो देयर इज इजराइल के लिए देयर इज वेरी लिटिल नेगेटिविटी इन अटैकिंग हिजबुल्लाह। ईरान के साथ प्रॉब्लम ये है कि इफ यू नोटिस कि जो रिटेलिएशन की जो देर हो रही है बिकॉज ऑफ द टारगेट्स। देयर आर सम पीपल इन इजराइल हु सेइंग देखो ये मौका मिल गया है, वी आर, सब कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू बी जस्टिफाइड इन आवर रिस्पांस। उन्होंने 180 हम पे मिसाइलें मार चुके हैं, हम भी 180 मिसाइल मार के उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करके वी कैन पुश द न्यूक्लियर प्रोग्राम बैक बाय मेनी इयर्स। ये अमेरिका ये नहीं चाहता, लेकिन दी ऑल्टरनेटिव इज रिफाइनरीज को मारें। अगर वो रिफाइनरीज को मारते हैं तो ऑलरेडी तेल की कीमत इतनी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन विल बेसिकली डिटरमाइन अमेरिकाज इलेक्शन आउटकम। अगर अमेरिका विल आइदर हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू मैच इट। सो लेकिन उससे ये होगा कि दूसरे कंट्रीज को तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ग्लोबल साउथ में आप देखिए, इट विल बी लाइक एन इकोनॉमिक क्राइसिस अगर तेल की कीमत डबल हो जाती है। सो दिस इज ए वेरी सीरियस कंटेंशन वेयर आई थिंक Netanyahu doesn't care about all of those things। उसको मौका मिल गया है, he wants to punish them। डॉक्टर मुख्तार खान साहब, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं इंटरव्यून कर रहा हूँ। इधर मैंने 2-3 जो वीडियोस देखे हैं। एक तो थॉमस फ्रिडमैन का मैंने आर्टिकल पढ़ा, वो 25 सितंबर का है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान ने ट्रैप ले किया और इजराइल उसमें गिर पड़ा और अमेरिकन उनको रोक नहीं पाए। और उनका कहना है कि दरअसल नेतन्याहू इस वक्त जो ज्यूस स्टेट है उसको पूरी तरीके से खतरे में डाल रहे हैं। उसी के साथ साथ मैंने एक और हाल में पढ़ा है जॉस मेसेनमेर का, जो कह रहे हैं कि इजराइल एक बड़े संकट में फंसता जा रहा है क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव लेकर वो चला था 7 अक्टूबर के बाद से उसमें कुछ भी पूरा नहीं हुआ है और अपने को नुकसान कर रहा। हाउ विल यू रिएक्ट टू दैट? देखिए, देयर इज नो डाउट कि अक्टूबर 7 के जो अटैक्स थे दे वर अ स्ट्रेटेजिक विन फॉर हमास।
लेकिन टैक्टिकल प्राइस उन्होंने बहुत अदा की। एब्राहमिक अकॉर्ड्स तो बंद हो गया ना, हु इज टॉकिंग अबाउट एब्राहमिक अकॉर्ड्स? Nobody is talking about it. UAE भी बड़ा खामोश बैठा हुआ है, right? So in that sense, Hamas has achieved its strategic goal of ending this Abrahamic Accord. They are delaying it or slowing it down. अब बहुत मुश्किल हो जाएगा MBS को to sign an Abrahamic Accord after the destruction of Gaza. और दूसरी चीज ये है कि दे एक्सपोज्ड के इजराइल की इंटेलिजेंस जो इतनी जबरदस्त है उसके बावजूद दे कुड नॉट प्रिटेंड, दे आल्सो एक्सपोज के डिटरेंस जो इजराइल चाहते हैं। देखिए, इजराइल डजंट वांट टू हैव अ वॉर ऑल द टाइम। वो 5 मुल्कों से जंग लड़ रहा है, कौन सा मुल्क चाहेगा ये, राइट? सो व्हाट दे वांट इज अ मिलिट्री डिटरेंस, जिससे इतनी कैपेसिटी हमारी हो कि कोई हम पे हमला ना करे। दैट्स व्हाट इज द गोल, स्ट्रेटेजिक गोल। लेकिन वो तो खत्म हो गया ना कि सारे के सारे जो कहना चाहिए जो बेहिजाब हो गया है इजराइल। हुतीज भी इन पे मिसाइल मार रहे हैं, हिजबुल्लाह भी मार रहा है, ईरान ने डायरेक्टली 2 अटैक कर दिए। आई मीन दिस इज अनप्रेसिडेंटेड अटैक। और ऐसे भी नहीं कि, और अगर आप जनरल पेट्रियास का लिंक्डइन अकाउंट पढ़े, जनरल पेट्रिया जो फॉर्मर CIA डायरेक्टर थे और इराक, तो वो किसी थिंक टैंक के लीडर है, उनकी एनालिसिस ये है कि दीज आर सैचुरेशन अटैक्स, यानी दिस इज नॉट जस्ट अ रैंडम अटैक, दे आर टेस्टिंग एंड लर्निंग अबाउट इजरायली डिफेंसेस। और देखिए, ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि कुछ नुकसान नहीं हुआ, ये जो सेकेंड अटैक है उसमें काफी नुकसान हुआ है। जरा अदर अल्टरनेटिव सोर्सेज, अगर आप वीडियोस वगैरह देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो ऐसा जैसे कि दिवाली हो रही है, मिसाइल्स ऊपर जो नजर आ रहे थे, खासतौर से तेल अवीव के ऊपर, राइट? सो ईरान हैज डेमोन्स्ट्रेटेड सम कैपेसिटी, नो डाउट, बट ईरान थोड़ा एक्सपोज भी हो गया कि there is no unity in the regime. Israel के intelligence assets काफी strong है inside Hezbollah as well as inside Iran. तो दोनों मुल्कों की vulnerability सामने आ गई हैं, there is no doubt. बट अगर आप ये जो दूसरे पावर्स को देखें, जिस तरह से फ्रांस भी मदद के लिए आ गया इजराइल की, जॉर्डन भी आ गया, अमेरिका भी एंगेज किया है, कई रॉकेट्स फायर किए टू इंटरसेप्ट, चाइना और रशिया ने कोई रोल नहीं अदा किया अभी तक। सो वी डोंट इवन नो वेदर दे आर प्रोवाइडिंग एनी वेपन। सो ईरान इज स्टैंडिंग अलोन, whereas the West is with Israel. तो Israel is feeling emboldened. तो अभी कोई इंसेंटिव नहीं है इजराइल को टू हैव अ सीज फायर इन लेबनान या सीज फायर इन गाजा या नॉट अटैक ईरान। वो करेगा मेरे ख्याल से ईरान पे वो थोड़ा कुछ सिंबॉलिक अटैक किया। लास्ट टाइम उन्होंने जो न्यूक्लियर अप्रैल में जो बात, हाँ, तो जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज की जो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंसेस थे उसको अटैक किए थे। इट वाज नॉट जस्ट अ सिंबॉलिक, इट वाज एक्चुअली वेरी सीरियस अटैक, सेइंग कि हम आपके एयर डिफेंसेस निकाल सकते हैं, इसमें इसका मतलब ये है कि वी कैन आल्सो डैमेज योर न्यूक्लियर। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है जो अमेरिकन इंटेलिजेंस बार बार कह रही है पिछले 4 महीने से कि ईरान इज 2 वीक्स अवे फ्रॉम ए न्यूक्लियर वेपन। तो अगर खमेनी ओके कह देते हैं तो 2 हफ्ते में दे कैन स्टार्ट। बट द क्वेश्चन इज कि ये जो खुतबा इन्होंने दिया है जिसमें इन्होंने थ्रेटन किया है, इज ही टेलिंग द अमेरिकन्स दैट आई एम गोइंग टू गिव ओके फॉर वेपनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, या एक हफ्ता पहले उन्होंने कर दिया जब नसरुल्लाह को मारा, and so they are maybe just 1 week away from getting a nuclear weapon. I have a feeling that there is also a behind the scenes dialogue going on between America and the US. There seems to be some indications कि ये हो रहा है, and the Americans are assured कि इन्होंने अभी weaponization शुरू नहीं किया है. That's why Biden is saying कि we will not target nuclear weapons, क्योंकि अगर ये nuclear facilities को target करते हैं, that will be a justification for weaponization for Iran. जो इंटरनेशनल जी। शुकान जी, मैं आपकी इजाजत के साथ एक और सवाल मैं खान साहब से पूछूंगा। खान साहब को जरा निकलना भी था। खान साहब, सवाल इस बात को लेकर जो शुकान जी ने सवाल खड़ा किया था कि अमेरिकन इसलिए नहीं रोक पा रहे हैं नेतन्याहू को या इजराइल को क्योंकि वहां इलेक्शन है, या अमेरिकन चाहते नहीं है नेतन्याहू को रोकना, और क्या ये जो वॉर इस वक्त चल रही है इसका अमेरिका के चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है? तो एक एरन मिलर नाम के एक डिप्लोमेट है यूएस के, बहुत ही पुराने, ही इज बीन इन्वॉल्व इन ऑल नेगोशिएशंस। तो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी पे आज एक आर्टिकल लिखा सेइंग बाइडेन इज नॉट टू ब्लेम फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन द मिडल ईस्ट क्राइसिस, उन्होंने एक लिखा। तो उसमें उन्होंने आर्ग्यू किया, एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि जो अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो पेरिस में जाके अपना सूट सिलाना चाहते हैं, तो $100 में क्या मिल सकता है मुझे?
तो उन्हें कहता है $100 में तुमको एक शर्ट मिलेगा। फिर वो दूसरे शहर जाते हैं, मुझे $100 में क्या मिलेगा? तो वो कहता है कि मुझे एक पैंट दे सकते हैं। फिर वो तेल अवीव पहुंचते हैं, तो तेल अवीव में पूछते हैं कि मुझे $100 में क्या मिल सकता है? तो हम आपको 5-6 सूट्स दे सकते हैं। तो बड़े परेशान हो जाते हैं, हाउ इज दैट पॉसिबल? तो जवाब आता है, इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर नॉट टू बिग। यार तुम छोटे से बंदे हो, मैं कई सूट बना दे सकता हूँ सॉर्ट। सो हिज पॉइंट वाज कि अमेरिका माइट बी बिग एवरीवेयर बट बाइडेन इज नॉट वेरी बिग इन तेल अवीव। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही। तो देखिए, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट साहब, दो चीजें हैं। एक, ये जो बाइडेन जो है ये बिल्कुल फैनेटिक है ऑन इजराइल। ये हमेशा से कहते आए हैं कि माय सपोर्ट फॉर इजराइल इज आयरन क्लैड, और किसी चीज के लिए सपोर्ट इन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, फॉर सोशल सिक्योरिटी या अमेरिका के लिए भी नहीं इस्तेमाल किया इन्होंने आयरन क्लैड। और आयरन क्लैड का मतलब ये है कि ये जेनोसाइड भी कर दें तो मैं सपोर्ट करूंगा इनको। सो दैट इज वन थिंग, दिस मैन इज अ फैनेटिक, मैं इनको जिहादी कहता हूँ। सो ही इज फैनेटिक अबाउट इजराइल। द अदर थिंग इज कि ये जो पावरफुल जो लॉबी है एट द मोमेंट, इट इज बीइंग अटैक्ड, बट इट इज स्टिल वेरी पावरफुल, स्पेशली इन द पॉलिटिकल सर्कल्स। तो ये इलेक्शन उल्टा पुल्टा डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर बाइडेन हटे तो ट्रंप को वो पूरी तरह से सपोर्ट कर देंगे विद लिटरली hundreds of millions of dollars of support। लेकिन अमेरिका का माहौल बदल रहा है। देखिए, जो भी 30-35 साल के नीचे हैं, दे आर मोस्टली प्रो पैलेस्टाइन। हैं जो वोट भी डालते हैं, जिनके पास पैसा भी है, वो इजराइल के साथ। So the future of America is with Palestine, but the present and the past is with Israel. So in that sense, for Netanyahu, this is also perhaps the last chance where he can get this kind of support from the US and इतना एक्सटेंसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करें वो। देखिए, अगर आईसीसी से अरेस्ट वारंट्स आ जाते हैं ना नेतन्याहू के लिए, तो यूरोप तक खत्म हो जाएगा उनके लिए। मतलब ही कैन नॉट गो टू यूरोप एंड यूरोप विल नॉट सपोर्ट हिम बिकॉज इट विल वायलेट देयर ओन रूल्स। तो द वर्ल्ड इज चेंजिंग। यूरोप में भी अगर मैक्रोन जो है सो जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट को उन्होंने ब्लॉक कर दिया ना फ्रॉम कमिंग टू पावर, अगर लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट फ्रांस में आती तो 4 मुल्क वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टाइन। नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन के बाद फ्रांस वुड हैव बीन द 4th कंट्री टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन। अभी भी अमेरिका में काफी सीरियस डिबेट्स चल रहे हैं, and it is quite possible कि Kamala Harris might recognize the state of Palestine to put pressure on Israel to change its behavior। और जैसा कि जब बैलेंस ऑफ, देखिए, एक ही फैक्टर अगर इस चीज को प्लेस, मतलब इसका जो फोकल है, द अमेरिकाज एडवांटेज एंड अमेरिकाज कमिटमेंट टू इजराइल, ये दो चीजें हैं ना के बेसिस पे सारी मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स चलती है। या अमेरिका का पावर कम हो, रिलेटिव पावर, या अमेरिका का इजराइल को कमिटमेंट कम हो, दिस होल गेम विल चेंज। And I think it will change on January 20, regardless of who wins the American election.